हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू द सरोकार क्लासेस। आई एम आदित्य प्रताप सिंह। हम लोग आज फ्रेंड्स नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास लेके आए हैं, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इश्यूज आ जाए हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट इशू है साइबर सिक्योरिटी का, और एक हिजाब वाला केस फ्रेंड्स आपका, जो बार बार रिसेंट न्यूज़ में आ रहा है। तो इसके लिए आप फर्स्ट वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं, जो मैंने बताया था। उसमें बहुत ही डिटेल्ड मैनर में कवर किया था कि आखिर ये कंट्रोवर्सी आई कैसे, मलाला यूसुफजई हैं कौन, और कर्नाटक में किन बच्चियों को रोका गया, क्यों रोका गया, उससे रिलेटेड आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, सब कुछ उसमें डिस्कस किया गया था। और या मोस्ट प्रोबेबली कल या फिर आज चैनल पे एक नया प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा रीसेंट कंट्रोवर्सी करके। उसमें भी एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी हिजाब कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, ताकि आप लोग अच्छे से उस चीज़ को तैयार कर सकें। और फ्रेंड्स, जो न्यूज़ बार बार आती है किसी पेपर में, उसको केवल एक बार प्रिपेयर करके बाकी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो हमेशा चलने वाले न्यूज़ होते हैं। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या कहता है, इस पे हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट क्या डिसीजन देता है। ये सब हम लोग तब पढ़ेंगे जब वो न्यूज़ में आएगा। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि ये केस है क्या, ये कंट्रोवर्सी है क्या, किससे रिलेटेड है, क्यों हुई, ये सब चीज़ें। तो ये आप फर्स्ट वीडियो में प्रेफर कर सकते हैं। हालांकि हम यहाँ पे भी हल्का फुल्का डिस्कस कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक कोट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सक्सेस केवल उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए कुछ काम करते हैं। जैसे कि आपको सरोकार क्लासेस पे सारी वीडियोस प्रोवाइड करा दी जाती हैं। एक मैथ्स की भी आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, पॉलिटी की भी, और फ्रेंड्स आपको फिज़िक्स की भी क्लासेस, और करंट अफेयर्स की क्लासेस, 4 क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दी जा रही हैं। आप लोगों के पास रिसोर्स तो आ गया, लेकिन अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं, हम लोग का काम है रिसोर्स प्रोवाइड कराना। हम लोग कंटेंट तैयार करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, न्यूज़पेपर पहले खुद पढ़ते हैं, फिर पीपीटी बनाते हैं। लेकिन हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड तो करा दिए वीडियोस, लेकिन अगर आप जब तक आप खुद से इन वीडियोस को पढ़ोगे नहीं, तब तक आप लोगों का कैसे तैयार हो पाएगा ये। तो इसीलिए केवल आप लोगों को अगर सक्सेस चाहिए, तो आप लोगों को उस पे एक्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को अगर सक्सेस चाहते हैं, तो आप लोगों को एक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। सक्सेस ऐसे ही नहीं मिल जाता है। सक्सेस वर्ड तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके लिए बहुत ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, वो आप लोगों को बता दी जा रही है। फ्रेंड्स, जो प्रीवियस वीडियोज़ में जो आपके एक्स्ट्रा पार्ट्स आ जाते थे स्क्रीन के, आज के बाद से कल क्रिएटिव टीम से बात हुई सरोकार क्लासेस के, उन्होंने कहा है कि आगे ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व करा दी जाएगी। आपको केवल वही पार्ट्स दिखाई देंगे जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इससे वीडियो थोड़ा प्रोफेशनल लगेगी और अच्छी भी लगेगी, और आप लोगों को थोड़ा अच्छा भी लगेगा पढ़ते समय। और मैं जितना पार्ट यूज़ करता हूँ स्क्रीन, उतना ही केवल आपको दिखाया जाएगा। इससे आप लोग अगर, और फ्रेंड्स, आप लोग अगर फीडबैक देंगे तो और भी अच्छा होगा वीडियोस पे। आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। आज का एडिटोरियल है क्या क्या फ्रेंड्स, ये सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करता है, एक मोस्ट स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करता है। ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप लोग खुद पढ़ लिया करिए फ्रेंड्स। सैटरडे को आता है ये, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते हैं। और एक जो मंडे में लेटर टू द एडिटर आता है, उसको भी हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। हालांकि जो इम्पॉर्टेंट लेटर होगा, उसको हम लोग कभी कभी डिस्कस कर लिया करेंगे। तो इसी के चलते हम लोग पढ़ते हैं आगे, और केवल ये पेज हम लोग का आज बचता है। हम लोग को यही केवल पढ़ना है। इसमें कितने एडिटोरियल्स हैं फ्रेंड्स? 1, 2, 3, 4। आज 4 एडिटोरियल्स हैं। हम लोग पहले ये देखेंगे कि इसमें है क्या क्या। ये तो जो हमने आपको पहले बताया, हिजाब वाला केस, ये हिजाब कंट्रोवर्सी बार बार आ रहा है फ्रेंड्स, इसलिए आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं अभी, तो आप फर्स्ट वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। उसमें बहुत ही डिटेल्ड मैनर में कवर किया है मैंने। ये फ्रेंड्स साइबर सिक्योरिटी के बारे में है, कि आज के ज़माने में, आज के टाइम में, इस एरा में जो साइबर सिक्योरिटी है, वो टेररिज्म की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। इसको हम लोग देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स बात की गई है, जो कल हम लोग ने देखा था, योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, आदित्य योगी नाथ, उन्होंने जो 3 स्टेट्स पे कमेंट किया था, एक महाराष्ट्र, एक वेस्ट बंगाल पे किया था फ्रेंड्स, एक केरला पे किया था, और एक जम्मू एंड कश्मीर पे किया था। तो ये तीनों, उसके रिटेलिएट में राइटर क्या लिखे हैं वो हम लोग देखेंगे। ये भी फ्रेंड्स कुछ मिलता जुलता है। इसमें जो
एयरवेज़ हैं जो फ़्लाइट अब चालू की जा रही हैं, जैसे कल हमने न्यूज़ में देखा था कि 82 कंट्रीज़ के लोगों को आना अब अलाउ हो गया है, उनको क्वारंटाइन में नहीं रखा जाएगा। उसी से रिलेटेड ये वाला एडिटोरियल है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या-क्या बातें की गई हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे पहले हम कुछ न्यूज़ के भी पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे ये देख लीजिए आप, ये सारी न्यूज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चार धाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कितने तरीके के होते हैं, कहाँ-कहाँ आईआईपी क्या होता है। ये और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, कितने कोर सेक्टर्स हैं, क्वाड ग्रुप क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पहले एडिटोरियल पे चलते हैं और बात करते हैं। फ्रेंड्स, कल योगी जी ने कहा था, बी केयरफुल इफ़ यू एर, मतलब अगर आपने गलती की, वाटर विल बी प्योर्ड, मतलब इन्होंने सीधा सीधा कमेंट कर दिया था 3 स्टेट्स के ऊपर। एक था उसमें से वेस्ट बंगाल, एक था उसमें से जम्मू एंड कश्मीर, एक उसमें से था केरला। इन्होंने कहा, इनके कहने का मतलब इनडायरेक्ट मतलब क्या था कि अगर ये नहीं जीते, यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं, इनका कहने का मतलब था कि अगर बीजेपी यूपी में नहीं जीती, तो बीजेपी अगर यूपी में नहीं जीती तो यूपी भी केरला, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर की तरह बन जाएगा। उस पे फ्रेंड्स इन लोगों का क्या रिएक्शन आया, कल हमने वैसे डिस्कस किया था ये चीज़, फिर से ये न्यूज़ में आ गया तो आप लोगों को बता देते हैं। केरला के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर यूपी केरला बन जाएगा तो ये एंजॉय करेगा बेस्ट एजुकेशन जो कि केरला में है, बेस्ट हेल्थ जो कि केरला में है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो कि केरला में है और केरला के लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ जो है वो यूपी के लोगों से ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरीके से कंपेयर ना करें, क्योंकि हम लोग इनसे कई मायने में बेटर हैं। इसी के चलते जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू में यूपी से कम पॉवर्टी है, जम्मू में बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और लेस क्राइम है, ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूपी से ज़्यादा अच्छी है। ये जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने कहा, जो कि योगी साहब ने जो कमेंट किया था उसके रिटेलिएशन में। सॉरी फ्रेंड्स, आगे आर्टिकल में क्या बात की गई है। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, राइटर बोल रहा है कि अगर आप एक पॉलिटिकल टाइम पे, एक इलेक्शन के टाइम पे अगर ऐसा कोई कमेंट करते हैं तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, जो कि आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो अगर आप किसी स्टेट की बुराई कर रहे हो तो आप समझ लीजिए यूनियन की बुराई कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि इंडिया पूरा यूनियन जो है वो स्टेट्स को सर्व कर रहा है, स्टेट को इंटीग्रेट करके रखा है। तो अगर आप किसी स्टेट पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हो तो आप कंट्री के बारे में बात कर रहे हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यूपी बहुत ख़राब है, ठीक है, तो अगर यूपी को मैं ख़राब बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं यूपी के प्रति जो सेंटर की जिम्मेदारी है वो भी ख़राब है, तभी तो यूपी ख़राब है, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। तो इसीलिए आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में जब बोल रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे तो जिन स्टेट्स के बारे में आप बोल रहे हो, वो राइटर बोल रहा है कि केरला का रैंक यूपी से ऊपर है सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में। जम्मू कश्मीर भी कहीं न कहीं कुछ हद तक कुछ चीज़ों में यूपी से बेहतर है। तो आपको सारी चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, तब बोलना चाहिए। इसमें यही सब बताया गया है फ्रेंड्स, किन चीज़ों में कौन ज़्यादा बेटर है। तो एक स्पेसिफिक है, खैर लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स दूसरे आर्टिकल पे, और दूसरा आर्टिकल बोल रहा है कि जो फ्लाइट्स चालू की जा रही हैं हमारे कंट्री में उसके बारे में। तो उसमें क्या बात की जा रही है कि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है फुली वैक्सीनेटेड पर्सन्स को, जो कि 82 कंट्रीज़ से आने वाले हैं। अब इनको क्वारंटाइन में नहीं रखा जाएगा 14 ऑफ फरवरी से। 14 फरवरी से जो बाहर से 82 देशों से आ रहे हैं उनको अब क्वारंटाइन नहीं रखा जाएगा, सीधा आने दिया जाएगा। ये गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिलीज़ की है फ्रेंड्स। और ये जो है, जैसे यूके हुआ, यूएस हुआ, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, और भी जो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो वहाँ के लोग रहते हैं उनके लिए अलाउ किया गया है। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स,
इसमें राइटर ने बताया है कि कितने लॉसेस हुए थे हमारे, जैसे हमारा जो था पहले भी हमारा जो ये था एविएशन सेक्टर, ये बहुत ही लॉस में चल रहा था। तो वही इसमें राइटर ने बताया है। राइटर ने कहा है कि गवर्नमेंट ने इसको रिज्यूम किया था, दिसंबर 15 से रिज्यूम करने वाले थे, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया। इस कारण गवर्नमेंट इसको रिज्यूम करने में असफल रह गई। 15 दिसंबर से हम लोग चालू करने वाले थे क्योंकि हम लोगों का लॉस बहुत हो रहा था, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से हम लोग फिर से इसको बंद कर दिए। और जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, ये कम से कम अगर कोविड-19 अगर आप 2021 में देखोगे तो ये कम से कम मार्च 2020 से 150 लाख करोड़ का नुकसान इसको हो गया है। 150 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, बहुत ही बड़ा नुकसान। एक तो ये वैसे लॉस में चल रही थी, इसीलिए हम इसको प्राइवेटाइज़ करने की बात कर रहे थे, और ये वैसे लॉस में जा रही थी, और ओमिक्रॉन और पैंडेमिक के नाते ये और भी लॉस में चली गई। सॉरी। अगर हम ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट को कंपेयर करते हैं, तो जो ओमिक्रॉन है और डेल्टा वेरिएंट है, इसमें ओमिक्रॉन जो है ये थोड़ा मतलब डेल्टा वेरिएंट से थोड़ा कम खतरनाक है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर किसी को कोई अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट से सफ़र है, तो उसको उतना हॉस्पिटलाइजेशन करने की बात नहीं की जाती है, वो घर पे भी ठीक हो सकता है। जहाँ कि डेल्टा वेरिएंट जो था, ये बहुत ही डेंजरस था फ्रेंड, ठीक है? इसलिए हम लोग बात करते हैं। और डेल्टा वेरिएंट से थोड़ा कम खतरनाक है, इसलिए हम लोग अलाउ कर सकते हैं फ़्लाइट और आने-जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा हम लोग इसको लाइटली लेके चल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स? अगर हम लोग देखा जाए तो ये एक अच्छा स्टेप है आगे बढ़ने का, जब हम लोग पैंडेमिक के पीरियड पे बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र कर चुके हैं, तो उससे आगे बढ़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि एविएशन सेक्टर को चालू कर दिया जाए, उसको मंजूरी दे दी जाए। तो इसमें यही बात की गई थी फ्रेंड्स। आगे हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में बढ़ते हैं, और ये हिजाब कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है। इसमें क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट अभी अपने आप को इस केस से दूर रख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कुछ ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश ना की जाए। हालांकि जैसा कि हम लोग कल डिस्कस किए थे, कर्नाटका में जो है और बेंगलुरु में तो वैसे ही एक कॉलेज में 144 आईपीसी का लगा दिया गया है। और जो है कर्नाटका में ये भी बोला गया है कि जब तक इस पे कोई नेक्स्ट हियरिंग 14 फरवरी को नहीं हो जाती है, तब तक जो है, जैसे ये हिजाब हो गया और कोई सैफ़्रॉन कलर वहाँ पे नहीं पहन सकता है। यही सारी बातें इसमें की गई हैं। इस पे आपकी एक वीडियो आ जाएगी, और अगर वीडियो नहीं आती है तो आप लोग फर्स्ट वाली वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, उसमें बहुत ही डिटेल्ड मैनर में कवर किया गया था। इसमें मैं आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या डिस्कस किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ था कि हमारे यहाँ कुछ जो बच्चियाँ थी, कर्नाटका के गवर्नमेंट स्कूल में, कर्नाटका के एक गवर्नमेंट स्कूल था, उसमें 6 बच्चियों को रोक दिया गया अंदर जाने से। उन्होंने हिजाब पहन रखा था। तो ऐसा कहा गया कि आप ड्रेस पहन के आओ, प्रॉपर ड्रेस पहन के आओ, जो कॉलेज का ड्रेस है, आपको हिजाब में अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। इसी के रिलेटेड कुछ सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया गया, कुछ फंडामेंटल राइट्स का, ये लोग कह रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, राइट टू वियर का, ठीक है, राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन का, प्रैक्टिस एनी रिलीजन का। तो ये सारी बातें थी, हमने उसमें डिस्कस किया था सारे आर्टिकल्स भी, जो कि आर्टिकल 25 में 25 से 28 के बीच में कहा गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात की गई है, ठीक है, पार्ट 3 में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रेंड, आप 2 चीज़ जान लो। वैसे अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज एक आर्टिकल और आया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। पार्ट 3 में आपके कुछ राइट्स दिए गए हैं, जो आपके बहुत ही बेसिक राइट्स हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। ये अगर इनका वायलेशन होता है, तो आप जो है सीधा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। इसमें 5 रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सेट्रॉरी है, प्रोहिबिशन है, ठीक है। ये सारी रिट्स हैं, इसके तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और पार्ट 4 में फ्रेंड जो है वो डीपीएसपी दिया गया है, ठीक है। डीपीएसपी दिया गया है, जो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। ये फ्रेंड्स नेचर में अगर देखा जाए, तो नेचर में ये नॉन इन्फोर्सिएबल है। जैसा कि इसमें दिया गया है सिक्योरिटी फंडामेंटल राइट को, ये नॉन इन्फोर्सिएबल है। इस मतलब किसी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कि हाँ, अगर कोई इसको लागू नहीं कर रहा है, तो ये नॉन इन्फोर्सिएबल है नेचर में, इसको ज़बरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता। आगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स।
साइबर अटैक्स क्या होते हैं? साइबर अटैक्स इस टाइम फ्रेंड्स आने वाले दिनों में, जैसे प्रीवियस आपने मुद्दा देखा था पेगासस वायरस का, पेगासस आया था फ्रेंड। पेगासस क्या होता था, ये आपके फ़ोन पे या तो व्हाट्सएप कॉल आता था या फिर एसएमएस आता था। ये चाहे एप्पल का फ़ोन हो, एप्पल के फ़ोन को सिक्योरिटी वाइज़ बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन पेगासस उस पे भी काम कर जा रहा था। इसमें एक व्हाट्सएप पे या एसएमएस द्वारा या कॉल द्वारा आपके पास एक मिस्ड कॉल आता था, वो वो मिस कॉल ऑटोमेटिक डिलीट भी हो जाता था, और वो मिस कॉल आने के बाद से ही आपका फ़ोन जो था वो किसी दूसरे के कंट्रोल में चला जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ पॉलिटिशियंस द्वारा कहा जा रहा था कि इंडिया में भी यूज़ किया जा रहा है, उस पे केस भी हुआ था। इसमें हम लोग बात करेंगे कि साइबर अटैक इस टाइम इम्पोर्टेंट कैसे बनता जा रहा है। देखिए, एक इतना डेंजरस होता जा रहा है जितना कि टेररिज्म भी नहीं है। अगर इस टाइम पे टेररिज्म को कंपेयर करा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा डेंजरस है कि टेररिज्म भी इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है जितना ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी डेंजरस होती है, साइबर अटैक डेंजरस होता जा रहा है। इसमें क्या बात की गई थी कि इसमें राइटर ने कहा है कि वर्ल्ड को अवेयर होना चाहिए। जैसा कि 2010 में स्टक्सनेट वॉर्म करके एक साइबर अटैक हुआ था, ठीक है? इसमें ईरान के जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ थी उन पे अटैक किया गया था साइबर अटैक के द्वारा। जैसे फ्रेंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम आप मान लीजिए कि हम जो अपने सिक्योरिटी का सारा डाटा रखते हैं, ठीक है? जो हम अपने सिक्योरिटीज़ का, जो आर्म्ड फोर्सेस का सारा डाटा रखते हैं वो कंप्यूटर में रखते हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में हुआ था साइबर अटैक, उसमें कुछ सिक्योरिटीज़ चीज़ें ले ली गई थी, बताया जा रहा था चाइनीज़ अटैक है, ठीक है? क्लेम किया गया था। हम अपनी आर्म्ड की सारी जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है वो हम कंप्यूटर में रखते हैं। कोई बाहरी कंपनी बिना कोई अपना आर्म्ड फोर्स भेजे, बिना कोई मिलिट्री भेजे हमारे कंप्यूटर्स पे साइबर अटैक करती है और हमारा सारा डाटा लेके चली जाती है कि हमारे मिलिट्री कब कहाँ जाते हैं, कब कहाँ आते हैं, हम कब कहाँ रहने वाले हैं, क्या अटैक करने वाले हैं, क्या प्लानिंग करने वाले हैं, और फिर ये उन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठा के हम पे अटैक कर देते हैं या उन डाटा का गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो यही साइबर अटैक होता है। इससे आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग को कितना ज़्यादा नुकसान है, ठीक है? इससे क्या हुआ कि जब ईरान की सेंट्रीफ्यूगल कैपेबिलिटीज़ पर अटैक किया गया, उसके बाद 2 साल बाद 2012 में, ठीक है, कम से कम 30,000 कंप्यूटर्स जो कि ईरान के थे, एक कंपनी के सऊदी अरामेको ऑयल कंपनी जो कि ईरान में है, उसके 30,000 कंप्यूटर्स का डाटा वाइप आउट कर दिया गया फ्रेंड्स, मिटा दिया गया। तो वो सारे कंप्यूटर्स ख़राब हो गए। कुछ दिनों बाद फिर से ईरान पर हमला किया गया साइबर अटैक का। जब भी ईरान पर कोई हमला होता है तो वो या तो यूएसए को ठहराता है ज़िम्मेदार या फिर इज़राइल को ठहराता है। आपने प्रीवियस कंट्रोवर्सी सुनी होंगी, अगर कुछ दिन पहले आपने सुन रहे थे, उसमें ईरान के बीच में और यूएसए के बीच में बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, क्योंकि यहाँ तक न्यूक्लियर गिराने की बात भी कर दी गई थी, क्योंकि इनके एक आर्म्ड पर्सनल को इन्होंने मार दिया था इसलिए। तो उसी के चलते ये हमेशा इन दोनों को ठहराता है, लेकिन उसी के कुछ टाइम बाद जब यूएसए पे भी कुछ अटैक्स हुए तो यूएसए ने कहा कि अब साइबर पर्ल हार्बर जैसा कुछ होगा। अगर साइबर क्राइम नहीं बंद हुआ तो साइबर पर्ल हार्बर होगा। पर्ल हार्बर आप लोगों ने वर्ल्ड वॉर में सुना होगा, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अटैक किया था, तभी अमेरिका ने जापान के नागासाकी में बम गिराए थे और पूरी तरीके से जापान तहस-नहस हो गया था, ठीक है? तो इसी के चलते वो कह रहा है कि पर्ल हार्बर वाली कंडीशन बन जाएगी फिर से, अगर साइबर सिक्योरिटी इसी तरीके से बढ़ता रहा तो। अगर हम आज देखें, जहाँ पे बेस्ट तैयारी कर रहा है साइबर थ्रेट की, ठीक है? एक स्ट्राइक है, ठीक है? मीन्स क्या कह रहा है ये कि अगर 2020 एंड 21 की बात की जाए तो साइबर अटैक्स, बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में साइबर अटैक्स हुए हैं 2020 और 21 में, ठीक है? राइटर आगे बता रहा है कि कुछ दिनों पहले जो यूएसए की एक पाइपलाइन है जो कि कॉलोनियल पीरियड से चलती आ रही है, कॉलोनियल पाइपलाइन है और बहुत ही लंबे, बहुत ही मतलब लार्ज एरिया को प्रोवाइड करा रहा है, गैस पाइपलाइन है ये, ठीक है? सोलर विंड्स एंड कॉलोनियल पाइपलाइन है। अगर आप मान लो कि ये पाइपलाइन है, ठीक है? अगर साइबर अटैक होता है और ये कंप्यूटर द्वारा ऑपरेट की जा रही है,
अगर साइबर अटैक होता है, यहाँ से कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि किसी को गैस मिले ही ना या फिर किसी को ज़्यादा मिलने लगे, जितनी मात्रा में चाहिए उससे ज़्यादा मिलने लगे, उसकी वजह से कुछ ब्लास्ट भी हो सकता है या किसी को नुकसान भी हो सकता है या फिर ये अपने कंट्रोल में ले लिया जाए तो इससे कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है? अगर देखा जाए तो इसका जो लॉस हुआ है साइबर अटैक की वजह से 2021 में, तो वो 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन, अपनी इंडिया की इकोनॉमी फ्रेंड जो है वो 3 ट्रिलियन है मोस्ट प्रोबेबली, इसको 5 ट्रिलियन बनाने की बात की जा रही है। आप समझ सकते हो अपने इंडिया की इकोनॉमी की इतना पूरे वर्ल्ड को साइबर अटैक से नुकसान हो चुका है, ठीक है? अगर वल्नरेबल सेक्टर देखा जाए कि ये अटैक ज़्यादा किस पे कर सकता है, तो इस समय आप लोग भी जानते हैं कोविड-19 के बाद से जो है सभी वर्क फ्रॉम होम की तरफ बढ़ गए, ठीक है? सबके डाटा, कुछ पर्सनल डाटा, कुछ और ऑफ़िस के डाटा सबके फ़ोन्स में हैं, सबके लैपटॉप में हैं। ऐसे टाइम पे अगर साइबर अटैक होता है तो बहुत सारे डाटा का नुकसान हो सकता है, बहुत सारी कंपनीज़ को लॉस हो सकता है, ठीक है? तो इस समय हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक साइबर अटैक रैनसमवेयर होता है जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो हर 10 सेकंड पे हो रहा है, ठीक है? हर 10 सेकंड पे रैनसमवेयर साइबर अटैक हो रहा है। आप इतना कह बहुत ही लॉस हो रहा है और यहाँ तक कि ये रैनसमवेयर जो है ये गवर्नमेंट को भी नहीं छोड़ रहा है, गवर्नमेंट के डाटा पे भी अटैक कर दे रहा है और गवर्नमेंट का डाटा भी ले ले रहा है, ठीक है? तो जब गवर्नमेंट को नहीं छोड़ रहा है तो आप समझ सकते हो प्राइवेट इंडिविजुअल को क्या नुकसान हो सकता है। ह्यूज सिक्योरिटी इम्पैक्ट कर सकता है ये हमारे, क्योंकि सभी लोग वर्क कर रहे हैं इस समय पैंडेमिक के टाइम पे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और फ्रेंड्स इसके सॉल्यूशंस क्या-क्या हैं जो राइटर के द्वारा दिए गए हैं। राइटर के द्वारा बताया गया है कुछ ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है? इनको आप रटने की कोशिश मत करिएगा, वैसे एक बार देख लीजिए आप। एक सिक्योर एक्सेस सर्विसेज, हम लोग जो आप लोगों ने देखा होगा कोई एप्लीकेशन जब डाउनलोड करते हैं तो उसमें हमसे जब माँगता है अलाउ और डिनाई का ऑप्शन, ठीक है? हम लोग बिना कुछ पढ़े अलाउ अलाउ करते चले जाते हैं, वहाँ से भी हम लोगों का डाटा बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, हम लोगों का बहुत ही गलत जैसे आप समझ सकते हो यूआईडीएआई जो था वो आधार के डाटा का जब इतना ज़्यादा हमारे जो फिंगरप्रिंट्स थे, आईज़ थे, उनका इतना ज़्यादा नुकसान हो गया था। उसके बाद केएस पुट्टास्वामी केस के बाद राइट टू प्राइवेसी लाया गया, जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया। उसके बाद से हमारे प्राइवेसी का हनन था ये, क्योंकि उसमें हमारे फिंगरप्रिंट्स थे, सभी आधार का डाटा जब इतना फैल गया था, तो आप समझ सकते हो जो आपके फ़ोन में डाटा है, वो कितनी जल्दी फैल सकता है, ठीक है? सबसे पहले इसमें नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ने ये बताया है कि ज़ीरो ट्रस्ट करना है जब आप कोई भी वेरिफ़िकेशन करते हो, ठीक है? जब कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके और एक्सेस देते हो यूज़र को, उस समय आपको अलाउ अलाउ जो दबाते चले जाते हो, उस पे बहुत ही ध्यान से काम करना है। आप जल्दबाज़ी नहीं कर सकते हो, ठीक है? इसमें बताया है कि जो हम लोग को इस समय ध्यान देना चाहिए, वो इसको ध्यान ये देना चाहिए हम लोगों को किसी भी जैसे हम लोग क्या है, हम लोग के अंदर हम लोग तब तक नहीं सुधरते जब तक कोई हम लोग के ऊपर कोई बहुत ही बड़ा कोई बिग प्रॉब्लम ना फेस करें हम लोग उस प्रॉब्लम से, तब तक हम लोग नहीं कुछ करते, ऐसा कुछ इनिशिएटिव नहीं लेते। तो राइटर कह रहा है कि जब तक कोई बड़ा बिग बैंग साइबर अटैक हो, उससे पहले ही हम लोगों को कुछ ऐसा बनाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में इसको रोका जा सके। इसमें राइटर एक प्लान दे रहा है, प्लान क्या दे रहा है कि हम लोग जैसे अपने फ़ोन में जो डाटा रखते हैं, उनका हम लोग बैकअप रख सकते हैं, ठीक है? बैकअप से क्या होगा अगर आपका डाटा लॉस भी हो गया है, तो हम लोग उसको बैकअप कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई पीडीएफ फाइल बना के रखे हो अपने फ़ोन में या आपका बैंक का स्टेटमेंट है आपके फ़ोन में और वो डाटा आपका लॉस हो गया, ठीक है? तो आप उसको फिर से रिस्टोर कर सकते हो अगर आप उसको बैकअप में रखोगे, ठीक है? हम लोग बैकअप की तरफ ज़्यादा बढ़ सकते हैं और केवल उन्हीं चीज़ों को ऑनलाइन मोड कर सकते हैं, केवल उन्हीं चीज़ों को ऑनलाइन करना चाहिए, देखना चाहिए कि किन चीज़ों को जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, उनको अगर हम आज भी फिज़िकल फ़ॉर्म में रखें, ऑनलाइन ना करके फिज़िकल फ़ॉर्म में रखें, तो ज़्यादा बेहतरीन होगा क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे कंट्री की बात आ जाती है। अगर सिक्योरिटी को थ्रेट होगा तो पूरे कंट्री को थ्रेट हो जाता है, इसलिए हम लोगों को सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सिक्योरिटी की चीज़ों को फिज़िकल फ़ॉर्म में रखना चाहिए, ऐसे साइबर अटैक के टाइम पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस आर्टिकल्स में यही बताया गया था। आगे हम लोग न्यूज़ एनालिसिस पे बढ़ते हैं और कुछ न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है?
जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि यूएस ने कहा है कि वो इंडिया को सपोर्ट प्रोवाइड कराता रहेगा इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है आप देख सकते हो, 1 सेकेंड, ये, ठीक है, ये इंडो पैसिफिक रीजन है। यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस है। चाइना इधर से, ये जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पे वो अपना जो है वो खुद कहता है कि हम यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स, पहले आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाता है, फिर उन पे कब्जा करता है। अब उसका वो इतनी ज़्यादा उसकी हरकतें बढ़ गई हैं कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में भी आने लगा है। हर एक कंट्री का उसके 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उसमें कोई भी कंट्री नहीं आ सकती है। लेकिन चाइना और यूएसए इसको भी वायलेट कर देता है कभी कभी। जैसा कि इसी के लिए हमने क्या किया था, हमने क्वाड बनाया था। क्वाड में कौन कौन है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, एक जापान है, एक यूएसए है, ठीक है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। इसमें क्या हुआ था, पहले ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं होना चाहता था चाइना की प्रेशर की वजह से, लेकिन अब ये भी है। इसको हमने इसीलिए बनाया था इस रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को टैकल करने के लिए। हालांकि आज ये कुछ और बढ़ के क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो कुछ और आगे बढ़ के और भी पॉइंट्स पे बात करने लगा है, लेकिन पहला जो एम था वो यही था, डिसाइडेड नहीं था, ठीक है। तो इसी में ये यूएसए ने कहा है कि हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराते रहेंगे रीजनल लीडरशिप के लिए, ठीक है। इसमें जो है फ्रेंड्स 4 धाम की बात की गई है। 4 धाम हमारी कंट्री में 2 तरीके के होते हैं, इसको छोटा 4 धाम बोला जाता है। और ये इस न्यूज़ में बात हो रही है, इस न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था जो कि जो चारों धाम हैं, इन चारों धाम की बात की जा रही है, इनकी बात नहीं की जा रही है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की बात नहीं की जा रही है। इसमें बद्रीनाथ, द्वारिका, रामनाथ स्वामी और जगन्नाथ, ठीक है, इनकी बात की जा रही है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ये रोड बन रही थी डबल लेन, इसके बारे में एक पैनल बिठाया था जिसके जो हेड हैं वो थे रवि चोपड़ा साहब। अभी ये हट चुके हैं क्योंकि इनका कहना है कि अगर हम लोग ये रोड बनाएंगे तो हिमालय जो है वो खतरे में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें इसीलिए इन्होंने क्विट कर दिया है। जो हमारा 1 सेकेंड, ओके फ्रेंड्स, पहले हम लोग ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि अभी बहुत ही रीसेंट है, हिजाब रो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज़्यादा लार्जर लेवल पर ले जाने की कोशिश ना की जाए, इसको ज़्यादा स्प्रेड करने की कोशिश ना की जाए। जो हमारे यहाँ कुछ गर्ल्स हैं उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पुट कर रखा है कि हमें क्या इनका जैसे मार्च में एग्ज़ाम भी होने वाले हैं कई यूनिवर्सिटीज़ में, और अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो फिर एग्ज़ामिनेशन वगैरह कैसे होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। क्वाड जो है, क्वाड की फिर से मीटिंग हुई है, तो इसीलिए ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इंडो पैसिफिक पे। इंडो पैसिफिक पे फ्रेंड्स इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि अगर जैसे सभी जो कंट्रीज़ हैं उनका ज़्यादातर ध्यान यहीं पे होता है, ठीक है। अगर जो साउथ चाइना सी है इसमें चाइना का नाम आता है, तो इसको चाइना कहता है कि आप जो है इंडो पैसिफिक क्यों बोल रहे हो, आप इसको इंडो पैसिफिक नहीं बोलते, आप इसको इंडो पैसिफिक नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें इंडिया का नाम आ रहा है, जबकि उस खुद यूज़ कर रहा है साउथ चाइना सी में अपना नाम, लेकिन वो इंडिया से इतना जलता है कि वो इंडिया का नाम यूज़ होता हुआ नहीं देख सकता है, ठीक है। और इसमें फ्रेंड्स जो बात की गई है, ठीक है, इसमें जो बात की गई है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, हमारे ये 0.4% स्लो चल रहा है दिसंबर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इसमें कुछ कोर इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किसका कितना वेटेज है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताइए। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट का है, जैसा आप देख सकते हो। दूसरे नंबर पर आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अगर आपको अरेंज करने के लिए आ जाए तो आप इस चीज़ से आप खुद बना सकते हो कि कौन सा सबसे ज़्यादा है। तीसरे पे आपका स्टील है, चौथे पे आपका कोल है। तो ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, इसी में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये 0.4% स्लो हुआ है, ठीक है, स्लो डाउन हुआ हमारी कंट्री में। नेक्स्ट न्यूज़ जो है फ्रेंड्स, ये यूक्रेन से अमेरिका अपने लोगों को वापस आने के लिए बोल रहा है, क्योंकि आप लोग जैसा जान रहे हैं यूक्रेन के बॉर्डर पे बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, तो इसलिए अमेरिका बोल रहा है वापस चले आओ, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, क्योंकि फ्रेंड्स जो हिजाब वाला केस है वो इस समय न्यूज़ में है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आ जाए आर्टिकल, लेकिन हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो कि पार्ट 3 में आता है और डीपीएसपी में बोला गया है। मीन्स ये नॉन इन्फोर्सिबल इन नेचर है, इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। पार्ट 3 जो है ये आर्टिकल 35 से 51 तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक है और पार्ट 3 में आता है। इसी आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। इसको यूनिफॉर्म क्यों कहा गया फ्रेंड्स? ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लो। यूनिफॉर्म इसको इसलिए कहा गया, यूनिफॉर्म इसको कहा गया इसलिए कि स्टेट जब लॉ बनाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाएगा। स्टेट जब कोई लॉ बनाएगा किसी कम्युनिटी के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अपने दिमाग में रख के लॉ बनाएगा, ठीक है? और उस जो लॉ बनाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइन होना चाहिए, ठीक है? इसीलिए वो सबके लिए होगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके लिए बनाया गया था, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं बनाया गया था। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में रख के लॉ बनाया जाएगा वो सबके लिए होगा, इसलिए इसको यूनिफॉर्म दिखाई मतलब इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ इंडिया में आप लोग भी जानते हैं बहुत सारे रिलीजन्स हैं, इसीलिए हम लोग को ये बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं। और इसमें जैसे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ठीक है? क्रिश्चियन भी है, जैन भी है, सिख भी है, तो सबके अगर अपने-अपने लॉज़ होंगे तो उनको रेगुलेट करना एक मुश्किल काम होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या कहना था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कहना ये था कि जो है पार्टीशन के टाइम पे जब हमारा और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ उस समय 2 कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, एक हिंदू, एक मुस्लिम। तो अगर उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया जाता और इन्फोर्सिएबल में रखा जाता तो माना जाता था कि मुस्लिम जो थी वो माइनॉरिटीज़ थी और लोगों के बीच में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये चीज़ आगे चल पाता। तो ये चीज़ जो है उस समय बहुत ही कंड्यूसिव था, ठीक है? जो उस समय का जो माहौल था वो बहुत ही कंड्यूसिव था, इसलिए कहा गया कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको अभी ना इंट्रोड्यूस करके, ठीक है, गवर्नमेंट को इस तरीके से काम करने दिया जाए कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में ट्रस्ट बना रह जाए, ठीक है? दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में ट्रस्ट बना रह जाए। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे इस समय हमारे कंट्रीज़ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हिंदू मैरिज एक्ट है, तो अपने-अपने कुछ अलग-अलग कानून होते हैं, कुछ-कुछ रिलीजन के, कुछ-कुछ कम्युनिटी के। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो एक ही लॉ सभी कम्युनिटी पे लागू होगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में रख के बनाया जाएगा, ठीक है? उस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को दिमाग में रख के बनाया जाएगा और एक ही लॉ बनाया जाएगा। जैसे एक मैरिज से रिलेटेड एक लॉ बना दिया गया, वो सभी कम्युनिटीज़ में लागू होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, ठीक है? इस तरीके से ये कवर कौन-कौन से टॉपिक करता है? ये टॉपिक कवर करता है मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इस समय जो अलग-अलग कम्युनिटीज़ में, अलग-अलग रिलीजन में इनके अपने-अपने हैं, जैसे ट्रिपल तलाक था फ्रेंड, इस पे कानून ला दिया गया, ठीक है? तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएँगे तो हमको अलग-अलग कानून लाने की ज़रूरत नहीं होगी, एक ही लॉ सबके लिए होगा, ठीक है? ये हम यूरोप से लिए हैं, ये एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो यूरोप में इसको यूनिवर्सल सिटीज़नशिप के लिए लाया गया था, फिर बाद में ये वहाँ पे यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की तरह एडॉप्ट किया गया। इसका मेन जो गाइडिंग थीम था वो था माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? और किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से उनको बचाने के लिए, ठीक है? स्टेट विल अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी, रिलीजन ऑफ अ सिटीजन विल नॉट बी अ क्राइटेरिया फॉर द स्टेट। स्टेट जो है वो रिलीजियस न्यूट्रल होके एक ऐसा लॉ बनाएगा जो कि जो सभी रिलीजन्स के लिए लागू होगा और रिलीजन को दिमाग में रख के नहीं बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में रख के बनाया गया था, ये गाइडिंग थीम थी वहाँ की। आर्टिकल 44 में क्या बात किया गया है? आर्टिकल 44 में बात किया गया है स्टेट शैल एंडेवर। स्टेट शैल एंडेवर का मतलब क्या था? यही जो मैंने आपको बताया कि उस समय स्टेट शैल एंडेवर का मतलब यही था कि स्टेट कर सकता है। उस समय क्योंकि कम्युनिटीज़ के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था
हालांकि आज भी उतना ज़्यादा हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने में उतना सक्सेस नहीं हो पाए हैं जितना हम लोग को होना चाहिए था, ठीक है। और सिटीजन्स को बचा सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बना के थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक लॉ पूरे सब के लिए, क्योंकि ये एक तरीके से फ्रेंड्स बताया गया है इस न्यूज़ में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप लोग फीडबैक में ज़रूर बताइए। इसका पीपीटी आपको सरोकार क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसका नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड किया करिए, क्योंकि उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।